भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मातरम वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां। सस्य श्यामला द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी। सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां। सस्य श्यामलां मातरम्। तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका। लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर न आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा। फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभियाने। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय जय। जिंदगी गम खुशी की बस्ती है, जिंदगी गम खुशी की बस्ती है। कहीं महंगी तो कहीं सस्ती। बात जीने की सलीके की है, बात जीने के सलीके की है। जिंदगी सिर्फ एक मस्ती है, ना किसी कुनबे ना किसी फिरका परस्ती की है। ना किसी एक के वजूद ना किसी की हस्ती है, ना किसी एक के वजूद ना किसी की हस्ती वाली। तमाम कायनात का जहर पीने वाली जिंदगी मौत के आगोश में एक मस्ती। क्या बात है सर। जिंदगी मौत के आगोश में मस्ती। कहीं सागर में कहीं तूफान में फंसी एक कश्ती है। आग पानी जहर अमृत रत्न पत्थर भी जिंदगी एक मौज मस्ती का समंदर है। जिंदगी एक मौज मस्ती का समंदर है। जिंदगी गम खुशी की बस्ती है, कहीं महंगी तो कहीं सस्ती। क्या नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है,
वो तुम। बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से। तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल से, मर न जाऊं कहीं होके तुमसे जुदा। नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो तुम। तेरी पूजा करूं मैं तो हरदम, ये है तेरे करम। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। कभी खुशी कभी गम, सुबह शाम चरणों में दिए हम जलाए। देखे जहाँ भी देखे तुमको ही पाए, ये है तेरे करम। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। कभी खुशी कभी गम। बनाने वाली एक कविता है। बस आप ये बताइए कि उनके मिल की पत्थर है। बिल्कुल, कुमार विश्वास को लोगों ने जाना कि ये कुमार विश्वास है इसी कविता की वजह से। ये पहचान है। ये पहचान है उनकी, ये कविता मूलाधार है उनकी। अब वही सब गुनगुनाने जा रहे हैं, गुनगुनाइए। हम ये नहीं कहते कि हम उनसे बेहतर कर सकते हैं, बट अपने बोल में आपको सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसा है, मैं तुझसे दूर कैसी हूँ। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में पानी है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, न समझे तो पानी है। समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तो बना लेना, मगर सुन ले मेरी चाहत को दुल्हन तो बना लेना, मगर सुन ले जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा। भ्रमर कोई कुमुदनी पर
मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। अभी एक बहेलिये ने एक पक्षी को मार दिया और वो वहीं पे दम तोड़ दिया, और दूसरी पक्षी के जो जोड़े का जो दूसरा जोड़ा जो पक्षी था उसने भी उसकी विरह में प्राण त्याग दिए। तो जाके पहली बार वेद व्यास के मन में उस प्रेम प्रणीत इतना बड़ा महाभारत ग्रंथ की रचना हुई, काव्य की रचना हुई, उस महाकाव्य की रचना हुई। बिना प्रेम के कुछ भी नहीं हो सकता, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी कह नहीं सकते, अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। ये लाइन नियति को मानने के लिए कितना मजबूर हो जाता है, बेबस हो जाता है इंसान। ये सभी युवाओं के लिए, हम नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता एक दूसरे से बिछड़ना, फिर भी क्या होता है जब हम एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं। कोई भी हो सकता है, वो आपकी माँ हो सकती है, आपका पिता हो सकता है, आपका प्रियतमा हो सकता है, आपका प्रेमी हो सकता है। प्रेमी केवल, मैंने कहा ना लास्ट लाइन, तो मेरी वासना नहीं उपासना हो। राधा कृष्ण जैसे हमारे ज्ञान नहीं, हमारे पास ज्ञान नहीं, कहना हमने बहुत संकुचित ले लिया है, हर चीज को हम लोग संकुचित में ले लेते हैं, हमारे कहने का व्यापकता में हम कहते हैं। जैसे सर ने कहा कि यहाँ पे हर बाला में राधा है और हर बालक में मोहन है, लेकिन क्या आज भी हमारे समाज में राधा कृष्ण के रिश्ते को सम्मान मिलता है किसी स्त्री को कि वो किसी कृष्ण को चुन सके, है किसी कृष्ण को अधिकार कि वो अपनी राधा के साथ रह सके? लेकिन यथार्थ क्या है और व्यवहार में क्या है? व्यवहार में हम उसको पूछते हैं, मंदिरों में बनाए बैठे हैं, अगर आज के तर्क दिया जाए तो वो नाजायज रिश्ता ही तो है, वो है जायज? है जायज? नहीं है ना, फिर भी हम उसका पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? आराध्य है ना। तो फिर जब हम एक दूसरे से दूर हो रहे थे तो क्या था मन में? घबराहट है, घबराहट है, वेदना है, छटपटाहट है। छिन रहा है बहुत बहुत प्रिय, छिन रहा है बहुत बहुत प्रिय, और विवशता है, और विवशता है, असहाय हूं, मूक दर्शक हूं। मूक दर्शक समझ रहे हैं? केवल दर्शक हूं, कुछ कर नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, चाह के नहीं कर सकता। मूक दर्शक हूं, न रोक पाने का सामर्थ्य है, ना अब रोक पाने का सामर्थ्य है, न हट करने का साहस। न रोक पाने का सामर्थ्य है, न हट करने का साहस, बस निवेदन ही निवेदन है, प्रार्थनाएं ही प्रार्थनाएं हैं, बस निवेदन ही निवेदन है, प्रार्थनाएं ही प्रार्थनाएं हैं। कितना असहाय हो जाता है मनुष्य, कितना असहाय हो जाता है मनुष्य, और नियति को स्वीकार करने को हो जाता है बाध्य, और नियति को स्वीकार करने को हो जाता है बाध्य। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा है वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा तन है वतन, है वतन, है वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा है वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना देश का सजाएंगे, स्वप्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन,
जाने मन, जाने मन, जाने मन। तो आपकी बात का निकल के आएगा, कुछ कहना नहीं पड़ेगा। जब आप आगे ये चीज़ें जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे जाके इसी में बहुत बेइज्जती महसूस होती है। कहीं भी आप जाएंगे ना, आपको अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसी में बहुत लोग बोल ही नहीं पाते हैं, वो बोल देते हैं कि हमको माइक मत दीजिएगा। तो ये चीज़ें अब आपको भी खराब लगेगी, ऐसा नहीं खराब नहीं लगेगा। जो नहीं बोल पाते वो सोचता है कि हम बोल नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ें ये सीखना भी जरूरी है। और जो भी आपके दिमाग में आके बोलिए, ऐसा नहीं कि आप गलत बोल रहे हैं ये चीज़ें। अरे आप जब गलत बोलेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि सही क्या है, सही क्या बोलना है। तो ये चीज़ बोलिए। आप जब बोलेंगे तो आपकी जो अंदर की बातें हैं वो निकल के आएंगी, ठीक है। और कभी भी देखिए, जब तक आप बोल नहीं पाएंगे, किसी से बात नहीं कर पाएंगे ना, तो जब समाज में आप जाएंगे ना, तो आपको समाज में भी नहीं जा पाएंगे, डर जाएंगे ना, डर जाएंगे। कोई भी देखिए, अभी भी फील्ड के कर्मचारी हैं जो चाहे फील्ड में आप एडमिनिस्ट्रेटिव बनेंगे, जब गाँव में चले जाएंगे ना, अगर आपको बोलना नहीं आता है, किसी से इंटरेक्ट नहीं आता है, तो आप वहाँ से भाग जाएंगे। आप वो आम ही जनता है, लेकिन आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आम जनता बहुत शक्तिशाली है। मिलजुल को नहीं, जो फिर से संवर जाएंगे। क्या बात है सर, संवरेंगी सर, संवरेंगी। आने दीजिए संगतकार को, फिर से संवरेंगी। जो खुशी मिले तो थाम लो दामन उसका, क्या बात। जो खुशी मिले तो थाम लो दामन उसका, फिर देखो जिंदगी हंस के गुजर जाएगी। क्या बात। तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। साथ ये छूटे ना, साथ ये छूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये टूटे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। तुझ बिन जोगन मेरी रातें, तुझ बिन मेरे दिन बन जाए। मेरा जीवन जल की बूंदी, बुझ बुझे मेरे सपने सारे। तेरे बिना मेरी, तेरे बिना मेरी, मेरे बिना तेरी, ये जिंदगी जिंदगी ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। बिछड़ने के बाद वो आज कितने सालों बाद मिली। बिछड़ने के बाद वो आज कितने सालों बाद मिली। उसकी निगाहों में, उसने निगाहों में अश्क छुपाए बोला कैसे हो। उसने निगाहों में अश्क छुपाए हुए बोला कैसे हो। ये सर जो निगाहों में अश्क है ना, वो उस मजबूरी को बयां कर रहे हैं कि वो कैसे एक दूसरे से दूर हुए, है ना। मैं बोला हार गया हूँ, वो बोला हार गया हूँ खुद से, जब से तुम ना हो, जब से तुम ना हो। सुना है, उसने पूछा, सुना है शादी हो गई तुम्हारी, सुना है शादी हो गई तुम्हारी, बड़ी खूबसूरत है बीवी तुम्हारी, बड़ी खूबसूरत है बीवी तुम्हारी। वो मुस्कुराया, मुस्कुराया, वो मुस्कुराया और बोला सही सुना है, खूबसूरत है बीवी हमारी,
खूबसूरत है बीवी हमारी। अब उससे उसका कौतूहल और बड़ा उसके मन का, मतलब मेरे रहते हुए भी लगता है कोई ऐसा है जिसको देख सकता है, समझ सका इसने। तो फिर उसने कहा कुछ तो बताओ उसके बारे में, कुछ तो बताओ उसके बारे में, क्या वो मुझसे भी खूबसूरत है, क्या वो मुझसे भी खूबसूरत है। वो बोला उसके बारे में, बोला पाया तो उसे एक बूझ सा भी नहीं, पाया तो उसे एक बूझ सा भी नहीं, पाया तो उसे एक बूझ सा भी नहीं, और खोने का डर समुद्र सा है, और खोने का डर समुद्र सा है। मतलब पाया उसको एक बूझ सा भी नहीं, लेकिन खोने का डर आज भी पता नहीं क्यों समुद्र सा है, समुद्र सा है। फिर उसने कहा दिखाओगे नहीं, उसने कहा दिखाओगे नहीं उसे, बढ़ रही है बेसब्री मेरी, दिखाओगे नहीं उसे, बढ़ रही है बेसब्री मेरी। क्योंकि सर जो जिंदगी भर जिसने अपनी तारीफ सुनी हो, अब उस लफ्जों से किसी और की तारीफ सुनेगा तो बेसब्री तो बढ़ ही जानी है। तो फिर वो बोला नजर लग जाएगी उसको तेरी, नजर लग जाएगी उसको तेरी, उसकी जिद के आगे फिर बेबस होकर, पहले भी बेबस था आज भी बेबस हूं, उसकी जिद के आगे बेबस होकर, उसके जिद के आगे बेबस होकर दीवारें आईने के सामने खड़ा कर दिया उसको, दीवारें आईने के सामने खड़ा कर दिया उसको, और बोला देखो कितनी खूबसूरत है परछाई मेरी, देखो कितनी खूबसूरत है परछाई मेरी। उसने बोला अभी भूले नहीं मुझको, उसने बोला अभी भूले नहीं मुझको। वो बोला तुम हकीकत हो, तुम हकीकत नहीं हसरत हो मेरी, तुम हकीकत नहीं हसरत हो मेरी, तुम मेरी वासना नहीं उपासना हो। और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती, यह धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा यमुना कृष्ण कावेरी बहती छन छन जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, कहीं यह जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग है होली के कहीं मेले, जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न डाले ताले, और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए श्याम सवेरा, वो भारत।
एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। वो मेरे सामने बैठी है मगर उससे कुछ बात ना हो पाई है, उससे कुछ बात ना हो पाई है। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुम्हें। ये हम सभी लोगों के लिए है सर, है ना, कि जैसे खास करके रोहित के लिए सर, ये बहुत शिकवा करता है जिंदगी से, तो उस व्यक्ति के लिए है, बहुत करता है सर, इसके बहुत गिले शिकवे हैं। शिकवे करना ही नहीं चाहिए जिंदगी। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। आई बहार साख पे कली भी खिल गई, से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। तू मिल सका न हमको तसल्ली तो मिल गई, तू मिल सका न हमको तसल्ली तो मिल गई। आई बहार साख पे कली भी खिल गई, अरमां था हमको जिसका वो गुल खिला नहीं, अरमां था जिसको हमको वो गुल खिला नहीं। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। यादों की झिलमिलाती परछाइयों के दिन, यादों की झिलमिलाती परछाइयों के दिन, कटते नहीं है तन्हाइयों के दिन। है चाहतों का दिलकश अब सिलसिला नहीं, है चाहतों का दिलकश अब सिलसिला नहीं। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। और 24 जनवरी 1950 को हमने अपने संविधान को पूर्णतः बना करके उसके सारे वाचन कंप्लीट करके सर्वसम्मति से राष्ट्रगान हो, राष्ट्रगीत हो, कुछ भी हो, मतलब सब कुछ तैयार करके हमने रख लिया। चाहते तो हम 24 जनवरी को ही इसको लागू कर सकते थे, क्योंकि सारी जितनी भी प्रोसेस से हमको गुजरना था सारे प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिए थे। लेकिन
2 दिन डिले इसलिए किया गया क्योंकि हम उस ऐतिहासिक तारीख को आज याद करें जो हमने 1923 में तय किया था। तो इसलिए आज के दिन हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। सही मायने में आज ही के दिन पूरी तरह से स्वतंत्र हुए थे। एक डेमोक्रेटिक स्टेट के रूप में, यानी प्रजातांत्रिक देश के रूप में भारत की जो ख्याति थी वो प्रबल हुई थी, और हमने उस प्रजातांत्रिक देश को इन 75 सालों में एक असीम ऊंचाई, या कह सकते हैं कि एक गगनचुंबी ऊंचाई पर ला करके आज हमने अपने देश को खड़ा किया। हमने कहने का मतलब ये है कि हमारा जो संविधान है ना, उसकी जो पहली लाइन लिखी हुई उसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग, यानी कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार हम भारत के लोग, क्योंकि बिना नेतृत्व के कोई भी काम सफल नहीं होता है। नेतृत्व जुगत व्यवहार करने लगे, मतलब कोई नियम कानून नहीं होगा। हम कहेंगे चलना है कोतवाली, तो 2 लोग चलेंगे हमारे साथ कोतवाली, तो सरकार कहेगा साहब हम डीए भी घूम के आ जाए, क्योंकि हम फ्री है, कोतवाली में जाना है, हम थोड़ा डीए भी जाएंगे, ऐसे ऐसे घूम करके ऐसे आएंगे। उसी में कोई लीडरशिप में रहेगा तो कहेगा कि हमको कोतवाली जाना, हमको इस रूट से होके जाना है। तो देश के जो भावी उम्मीदवार होंगे और जिन लोगों ने हमारा इन 75 सालों में नेतृत्व किया, हमारा और हमारे देश का, उनका मैं तहे दिल से आभारी हूं, क्योंकि सबने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। क्योंकि एक दिन में बनाई गई नींव नहीं है। आज देश इतना आगे गया है तो इसमें कहीं ना कहीं उन सभी नेताओं का योगदान रहा है। भावी उम्मीदवार होंगे जैसे हमारे अंकित सर, इस बार लोकसभा के चुनाव में सर आपका क्षेत्र कौन सा है? गोपालपुर से भावी उम्मीदवार है सर, लोकसभा सदस्य। ठीक है, तो इस बार जो अप्रैल में चुनाव होना है, क्योंकि मार्च से ही हम लोग लग जाएंगे सर के साथ प्रचार प्रसार में, और हम चाह रहे हैं कि सर दिल्ली की संसद में बैठे, क्योंकि जरूरत है, आपकी जरूरत है। जीवन घर शेष रहा तो जरूर आपको कर्तव्य। नहीं सर, जीवन घर शेष रहेगा, जरूर रहेगा। और जैसे आज कर्तव्य पथ पे सारे नेता पहुंचे हुए हैं, वैसे हमारे एमपी सर भी पहुंचेंगे, और फ्री में खाली दे दिए जाएगा वीआईपी पास, हम लोग भी पीछे बैठेंगे। तो देश जिस तरह से आज पूरी दुनिया में अपना एक अस्तित्व रखता है, आज पता है दुनिया का सबसे बड़ा बाजार आपका इंडिया है। यहाँ के 20% लोग दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकते हैं, कुछ भी। इतने अमीर हैं आपके बीच में, हमें पता ही नहीं लगता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार होने का भी हमको फायदा मिलता है। 5वीं बड़ी इकोनॉमी में गिने जा रहे हैं, और जिस तरह से निरंतर प्रयासरत है, जिस तरह से देश आगे जा रहा है, वो दिन दूर नहीं है जब हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में होंगे। और जिस तरह से आज भारत एक निर्णायक भूमिका पे आकर के काम करता है,
वो काफी काबिल तारीफ है यार। जहां तक कह सके कि हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, विदेश मंत्रालय है, उसमें एक दुबला पतला व्यक्ति आपको देखने के लिए मिल जाएगा, हार मास से बनी हुई शरीर, आंधी आ जाए कस के तो उड़ जाए, जिसका नाम है जयशंकर प्रसाद। लेकिन उसके सर से लेकर के पैर तक खाली बुद्धियां भरी है। गए थे साहब ईरान, जैसे ही ईरान पहुंचे कहे कि आपके यहाँ जो ये आतंकवादी हमला हुआ है इसकी मैं बिल्कुल निंदा करता हूं, और इस दुख के घड़ी में इंडिया आपका साथी, आपका मित्र, आपका भाई आपके साथ है। अब पता नहीं का उन्होंने अंदर में चढ़ा दिए, और जैसे इधर आए उठा के पाकिस्तान में मिसाइल मार दिया था, ऐसे उड़ गए। पाकिस्तान वाले कहे देखो ये गया था, ये जाकर के चढ़ा दिया है। तो बंदे का मतलब क्या गजब की कूटनीति है। आज बहुत सारे बिगड़े बोल्स हैं, जैसे हम एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा विदेश मंत्रालय बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम कुछ चीजें अपनी खोते चले जा रहे हैं। जैसे अपने पड़ोसी है ना कि दुनिया में सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते, क्योंकि आप जहां जाएंगे वही तो पड़ोसी मिलेगा। और ये भी प्रबल सत्य है कि आपका सबसे प्रबल विरोधी आपका पड़ोसी होता है, लेकिन आपका परम हितैषी भी होता है। कभी जब आपके घर में आपदा आ जाए, लाख बंदिशें हो, लाख दुश्मनी हो, लेकिन सबसे पहले पहुंचता है आपका वही पड़ोसी। तो लाख बुरा है, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, म्यांमार हो, मालदीव हो, है तो पड़ोसी है ना। लेकिन जब पड़ोसी प्रबल सक्षम हो कि भाई हम तो प्रबल सक्षम हैं। मालदीव की बुरी से बुरी स्थिति हो रही, आप लोग न्यूज वगैरह देख रहे होंगे। तो जिस तरह से हमने मालदीव बाइकआउट किया, भारत के जो प्रोजेक्ट वगैरह थे वो भी बंद कर दिए गए हैं। रसिया ने भी बाइकआउट कर दिया कि हम मालदीव नहीं भेजेंगे अपने टूरिस्ट। बेचारा मालदीव बहकावे में आ गया था, भूल गया था कि फर्स्ट नीति इंडिया होती है। भाई हम आपसे चंद कदमों की दूरी पे हैं, आप पहुंच गए चाइना। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी विदेश नीति जितनी अच्छी रहेगी, आपके संबंध उतने अच्छे रहेंगे। जैसे ही आपकी विदेश नीति लज्जित हुई या किसी के सामने झुकी, तो फिर अगला देश जान जाता है। और हम चाहेंगे कि 2030 तक, 2030 के जो 26 जनवरी आए, उसमें हम ये कहें कि आज हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में काम कर रहे हैं। पीढ़ियां हैं, कभी कभी मित्रों के बीच में या कुछ और लोगों से ऐसी बहस हो ही जाती है। जब तक आप रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी रहेगी, तब तक आप बेरोजगार हैं। रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होती है। हम कंपेयर करते हैं, अमेरिका में ये है, यूक्रेन में ये चल रहा है, ब्रिटेन में ये चल रहा है, रसिया में इतना है, क्योंकि वहां सरकार के पीछे नहीं भागते। प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो हमारे लिए अच्छी स्कोप लेकर के आ रहे हैं। अभी सर मैं कल नेट पे ही ऐसे देख रहा था, जो इंटेलिजेंस है, एआई जिसको आप कहा जा रहा है, भरमार है नौकरियों की, अच्छे अच्छे पैकेज है। लेकिन जब हम उस काबिल रहे तब ना, अभी हम इतने लोग बैठे हैं, इसमें से पूछ ले आप क्या करते हो,
आप सीधे कहोगे साहब हम बीए किए हैं, एमए किए हैं, हम बीएड किए हैं, टीचर की तैयारी कर रहे हैं, टेट दिए हैं, सीटेट दिए हैं, नहीं। हम पे सब चुप हो जाते हैं कि उनको आता क्या। अरे भाई हम पूछे तुमको सिलाई कढ़ाई आता है, तुम ब्यूटिशियन का कोर्स जानती हो, तो पंखा जब बनाना जानते हो, साइकिल बनाना जानते हो, तो रिजल्ट आता नहीं। ये सब क्या बात कर रहे हैं साहब। तो हम क्या मान लें कि बीए एमए बीएड करके आपको सरकारी नौकरी चाहिए। 1991 से उठा करके डाटा देख लीजिए, निरंतर सरकारी जॉब की जो वैकेंसीज है वो निरंतर घट रही है। 2050 तक आते आते सरकारीकरण खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सरकारी नौकरी नहीं रहेगी। फिर क्या करें? स्किल होना चाहिए। अपने देश के लिए 4 घंटा काम करता है, 12 घंटा काम होता है वहां भी, लेकिन उसको पेमेंट 8 घंटे की मिलती है। 4 घंटे की पेमेंट देश हित के लिए जाता है। चाइना का जो 2, 4 साल 5 साल का जो बच्चा है ना, उसको भी जितना दूध चाहिए दिन में ना, उतना वो काम कर लेता है। नहीं कुछ तो उसके पैर में ऐसे फंदे लगा देंगे, तो जितना पैर घुमाएगा उतना ज्यादा धागा बुना जाएगा। वो जितना दिन भर में उसका खर्चा वो अपना निकाल लेता है, इसीलिए वो इतना आगे अर्थव्यवस्था लेके चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ एक ही चीज है, आप बीए कर लिए हैं, हम तो बीएड कर लिए हैं, हम टेट पास हो गए हैं, अब शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। जब तक 20 लाख शिक्षक भर्ती नहीं आएगी तब तक हम रोजगार में कैसे आएंगे। और सबको सरकारी मास्टर और सरकारी नौकरी काहे चाहिए? काम नहीं करना, काम चोरी करना है। 10 लड़के पे 6 मास्टर, 2 शिक्षा मित्र, 1 आंगनवाड़ी, 10 लड़का पे 10 मास्टर होते। काहे लिए? क्योंकि उनको कुछ करना नहीं। इनपुट सबको चाहिए, आउटपुट नहीं देना पड़े। 50,000 पेमेंट ले रहे हैं प्राइमरी के टीचर, प्रमोट होकर के जूनियर में जाएंगे 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, लगभग 1,80,000 पे रिटायरमेंट लेंगे इस समय। लड़का क्या पढ़ा रहे हैं? 10, 15। आप वेल क्वालिफाइड हैं। प्राइवेट स्कूल में एक इंटर पास लड़की या लड़का पढ़ाता है और आप वेल क्वालिफाइड हैं, बीएड है, बीटीसी है, टेट है, सुपर टेट है, फिर मेरिट में आए हैं, तब जाके सिलेक्शन हुआ है। लेकिन सिलेक्शन होते ही भूल गए कि हम आए किस लिए थे। फिर तो भैया कुर्सी, स्कूल का मैदान, बढ़िया अच्छी खासी धूप, मस्त 2 मास्टर 1 मास्टराइन बैठ के गप्पा लड़ाएंगे। महीना में फिर हम बताएंगे तेरे सैलरी नहीं आई 1 तारीख को, सरकार बहुत बुरा कर रही है। तो कहीं ना कहीं वैकेंसीज नहीं आने का सरकार दोषी नहीं, हम खुद दोषी हैं। जो लोग जा रहे हैं वो भूल जा रहे हैं कि हम काहे लिए आए। मैं पूरे यूपी का सर अभी कल ही मैं ऐसे बैठे बैठे पूरा डाटा निकाला हूं। 3 विद्यालय ऐसे मिले हैं जिनके यहाँ 100+ संख्या है। पूरे यूपी में 3 विद्यालय जिनके यहाँ 100+ संख्या है, बाकी रजिस्टर मेंटेन करते हैं। तो ये सब। और वही बिहार में आप देख लो, 800, 900 लड़के, 1,000 लड़के हैं प्राइमरी में, 1,000 लड़के। और जिस तरह से के पाठक काम कर रहे हैं, आने वाले समय में बिहार की भी एजुकेशन रेट सुधर जाएगी, क्योंकि वो समझ गए हैं कि टीचर कैसे पढ़ाएगा। ऐसे ऐसे नियम लेके आ रहे हैं सब ना, जब सोच रहे हैं कि सब की यूपी में वैकेंसी आ जाती तो भाग जाते हैं यूपी। 9 बजे से 5 बजे तक विद्यालय में रहना है। मिशन संकल्प चला रखे हैं सब बिहार में। छुट्टी होने के बाद भी 10 लड़कों को गोद लेना है,
गोद लेने का मतलब गोद में नहीं बिठाना है, मतलब गोद लेना है उनको, ठीक है। छुट्टी होने के बाद भी 1 घंटा उनको पढ़ाना है। और जो 10 बच्चों को आप गोद लिए है ना, अगर उनमें से आपको फेल हो गया ना तो 2 महीने की सैलरी गई, यानी उनमें से आपको फेल नहीं होना चाहिए। 10 लड़कों को फलरों के उनको पढ़ाना है। आने वाले 2-4-5 सालों में बिहार में काफी अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी, काहे कि वहाँ का सिस्टम, वहाँ की सरकार समझ गई कि कैसे पढ़ाई। यहाँ तो सुशरा साहब SDI से लेकर के मैनेजर प्रिंसिपल साहब ऐसा दिया कुल काम फिट है, तो जाके तो मेरा जहां तक मानना है कि स्किल परक एजुकेशन होना चाहिए। जो 2020 की जो NEP आई है उसमें सरकार ने बखूबी ध्यान रखा है कि स्किल परक दिया है। बचपन से ही आप कुछ ना कुछ सीखो जो आगे चल के आपके काम आए। नहीं नौकरी मिलेगी तो आपको कुछ ना कुछ तो करना है, ठीक। बाकी हम अंकित सर से कहेंगे कि कृपया इन विद्यार्थियों कुछ आ ही जाएगी, छोड़े कुछ बचा है मेरे बचा। गजब की है ये बात तो सही है। 2 ही चीज गजब की है, क्या है वो? बताइए, आप बताइए सर, हम लोग का बताएंगे। इस धरती से उस अंबर तक 2 ही चीज गजब की है। एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। क्या बात है। जैसे मान लीजिए प्राथमिकता का ये मतलब है कि मान लीजिए भरी का काम है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कहा कि ये काम है, तो आपका उसमें प्राथमिकता बहुत मायने रखता है। अब घर का काम है, ठीक है, अगर आप नहीं रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं होगा, लेकिन आप जब आपको लोग जानते हैं कि आप पढ़ाई करते हैं, आप आगे सक्सेस होंगे, तो उसके लिए वो प्राथमिकता आपको देते हैं। तो आपको भी ये प्राथमिकता देना है कि हमको पढ़ाई को प्राथमिकता देना है, न कि काम को। ठीक है, काम करना भी जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता पढ़ाई को देना चाहिए। और कभी भी ज़्यादा समय को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जैसे आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप दिमाग में ये रखिए कि हम कहीं भी जा रहे हैं तो ये समय का हम उपयोग करें, कुछ सीखें। ऐसा नहीं है कि आदमी जा रहा है तो कुछ नहीं सीख रहा है, उसमें भी वो बहुत चीज़ सीखता है। आप कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो वहाँ से देखिए कि इसमें हमको लेने लायक क्या है। आप पोस्टर भी देखते हैं तो ये भी मत सोचिए कि वो पोस्टर खराब है, वो लगाया गया तो किसी कारण से लगाया गया है, तो उसमें उससे कुछ देखिए, उसको देख रहे हैं तो उससे कुछ सीखिए, ठीक है। आप बहुत लोग क्या करते हैं कि कहीं जाते हैं, मान लीजिए रिश्तेदारी में गए तो वहाँ पर समय नुकसान होगा कि अरे तो रिश्तेदारी में हम पढ़ नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है, आपके पास इसमें तो मोबाइल है, तो आप मोबाइल रखे रहिए, और जो जिसे आपको जो लक्ष्य दिया गया है उसको आप उसमें रखे रहिए कि हम कहीं जाएंगे तो हमारा समय नुकसान ना हो, वहाँ पर भी हम अपने समय का उपयोग करें। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं इसको अपने ध्यान में रखना चाहिए। और सक्सेस तभी मिलेगी जब आप उसमें एकदम से लीन हो जाएंगे। लीन होने का ये मतलब है कि आप जो भी करें ना, पढ़ाई के बारे में सोचिए। ये नहीं कि हम कहीं जा रहे हैं तो जो मन कर रहे हैं, कोई दोस्त आ गया तो उसके साथ मटर बस्ती हो गया, ये हो गया, सब चीज़ भूल गए। अगर आप एक दिन पढ़ाई को भूल जाएंगे, एक दिन आप पढ़ाई नहीं करेंगे, तो उसमें आपको बहुत चीज़ें दिमाग से उतर जाती हैं। एक्सपीरियंस मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि देखिए उसको लगातार रखिए, एकदम छोड़ देंगे तो उसमें जिसे पहले हम लोग को बताया जाता था क्लास में, ये मेरे दिमाग में हमेशा रहा था, कभी भी मैं इसको छोड़ा नहीं था। जैसे टीचर कहते थे कि एक आप क्लास छोड़ते हैं तो आप 21 दिन उसमें 21 दिन का आपका गैप लग जाता है। जब आप फिर 21 दिन लगातार क्लास करेंगे तो वो चीज़ें आपको निरंतर मिलती रहेंगी। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्लास। लेकिन बहुत लोग करते हैं कि एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या होगा। जैसे निरंतर बहुत चीज़ें, जैसे मैं तो CBSE से पढ़ा था, हमको हिंदी बहुत कम आती थी, लेकिन मैं हिंदी एक सब्जेक्ट लिया था। लेकिन उसके बाद हमको लगा कि नहीं, हिंदी की ज़रूरत है, तो मैं उसके बाद क्या किया कि मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ तो उसके बाद एग्जाम सरकारी जो एक आया था, उसमें मैं फार्म भरा था, तो उसमें हिंदी आता था 30 नंबर का। तो उस समय मैं क्या किया कि मैं महिंद्रा ज्वाइन किया था, तो उसमें हिंदी सब बताते थे, और वो नोट मैं उस समय का नोट किया था। मैं आज उस नोट को देखता हूँ
तो लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा तैयारी किया था उस समय, न कि इस समय। हालांकि उस समय जो भी मैं उसमें अपोजिट वर्ड जो भी प्रवाची वराची डालता था, आज एकदम सेम वही चीज़ हमको मिलती है, हालांकि यारों में। तो हालांकि वो मेरा नोट्स था। एक और चीज़ करिए, जैसे मान लीजिए आपको कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए कोई पेपर दे, पेपर कोई आदमी देता है ना, तो क्या करते हैं, हाँ पेपर दे दिया, अब इसको हटा दीजिए। नहीं, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसको बार बार पढ़िए। कोई भी एग्जाम हो उसमें ऐसा नहीं है कि 20-30% क्वेश्चन नहीं आता है, जरूर आता है। लेकिन कुछ लोग क्या कर, वही हम लोग नहीं रिवीजन किए रहते हैं, तो वो 20-25 क्वेश्चन में भी आपका 3-4 क्वेश्चन छूट जाता है। लेकिन अगर जो हमको आता है वो तो कम से कम पूरा सही से आए, जो नहीं आता है वो अलग बात है। तो यही चीज़ें हैं जो पढ़ाई के मामले में है। और एक मैं जैसे सर जी बात कर रहे थे पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन की, मैं थोड़ा उस पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि इसमें क्या अंतर है। देखिए सर, ये लोग तो बोलते हैं कि सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। देखिए सरकार बहुत चीज़ करती है, ऐसा मत सोचिए कि हम लोग भी पहले एज ए स्टूडेंट थे तो हम लोग समझते थे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन सरकार जो भी व्यवस्था दे रही है उसको हम लोग ले नहीं पाते हैं। ये एक्चुअल में फैक्ट है। और ये इस समय की सरकार जो है ये भी बहुत अच्छी सरकार है, ऐसा नहीं कर सकते नहीं है। आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसने डायरेक्ट किसानों को पैसा दिया हो। कोई सरकार है तो बताइए, कोई सरकार नहीं थी। ये सरकार ऐसा है जो पीएम सम्मान निधि दिलाया, कोई एग्रीकल्चर को कोई जानता नहीं था, यहाँ पे कोई महत्व नहीं देता था। आज कोई भी विकसित संकल्प लेकर चल रहा है, अगर कोई कर्मचारी ना है एग्रीकल्चर का तो ऐसा नहीं हो सकता। पहले उसको जाना जरूरी है, क्योंकि देखिए सरकार की हर चीज़ें जो है फैक्ट होती है। ऐसा नहीं कि सरकार जो आपको लाती है, आप कोई पढ़ते होंगे स्टेट यूनियन में आप पढ़े होंगे, उसमें बहुत सारे चीज़ें दी गई हैं और उसको सरकार को लाना जरूरी है। अब एक चीज़ आपको बता दें, विकसित भारत संकल्प यात्रा इस समय चल रही है। अब आप ही बताइए, हम ऐसे ऐसे गांव देखे हैं जहाँ पे लोग यहाँ तक नहीं देखने तक नहीं आते हैं कि क्या है, बस सरकार की योजना है, कुछ अपने करेंगे, सब कर्मचारी आएंगे ये। हालांकि वहाँ तो ऐसा कोई विभाग नहीं है जो वहाँ पर न आता हो, सब विभाग के लोग आते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि खुद हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हम जो पब्लिक है वो खुद इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो उसमें सरकार क्या करेगी, कोई कर्मचारी क्या करेगा, वो कोई क्या कर सकता है। तो देखिए हमको भी जागरूक होना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है तो वो है शिक्षा। यहाँ पे शिक्षा की बात हो रही है, वो शिक्षा नहीं है। जो भी चीज़ आप बोलेंगे सरकार में, आप कितना भी एडमिनिस्ट्रेशन बना दीजिए, बहुत बड़ा कर लीजिए, कितना अच्छा भी नेता बन जाइए, कोई भी बनता, हम कह रहे हैं हम ही हैं, हम बहुत अच्छा, हमारी विचारधारा बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छे पद पे चले गए, ठीक है, लेकिन तभी भी हम अपने देश को अच्छा नहीं बना पाएंगे जब तक वो जनता शिक्षित नहीं होगी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। लेकिन राजनीति क्यों होती है? राजनीति इसी कारण होती है क्योंकि वो जानते हैं कि इनकी सोच कहाँ तक है। हम कह रहे हैं कि हम कर्मचारी, हम आ रहे हैं काम कराने, अब पार्टी ये कही कि मेरा काम नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हम करेंगे। आप अगर चाह देंगे तो वो कभी भी जो आदमी है, वो जो कर्मचारी है, वो भाग नहीं सकता है, कोई भी नहीं भाग पाता है। आज भी आप सरकार को किसी कारण से घेर लीजिए तो नहीं भाग पाएगी। लेकिन उसमें जागरूकता, वो जागरूकता किसमें होनी चाहिए, वो पब्लिक में होनी चाहिए। लेकिन उसको मोड़ने का, जैसे उसमें शिक्षा नहीं है तो हम उसको मोड़ दे रहे हैं इधर से उधर करके। तो ये भी कुछ जरूरी है कि अगर हमको शिक्षा में सुधार लाना है तो ये जरूरी एक्सपीरियंस करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक्सपीरियंस आप सोचेंगे कि यहाँ बैठ के आ जाए ना, तो वो नहीं आता है। कभी आप यही की बात देख लीजिए, अभी कोई मान लीजिए पढ़ा लिखा आदमी है, हम अपने विभाग में बहुत चीज़ें देखते हैं। जो कोई व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश में रह गया है, तो शिक्षा यहीं पे हो वहीं पे हो, उसके विचार में, उसके व्यवहार में एक अलग तरह का वो होता है। लेकिन जो पूरा इंडिया घूम के आया है उसका एक व्यवहार अलग होगा, जो दुनिया घूम के आया है उसका एक व्यवहार, चाहे जो भी चीज़ है वो बदल जाती है। तो ये चीज़ें जरूरी हैं। और एक और चीज़ है कि आप जब भी शिक्षा लेते हैं, हायर एजुकेशन लेते हैं, तो आप कोशिश करें कि अच्छे इंस्टीट्यूट से हो, अच्छे इंस्टीट्यूट से लीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप शिक्षा, जैसे शिक्षा की बात है तो देखिए हर जगह शिक्षा अच्छी नहीं हो सकती है, ये तो मान के रखिए। कोई भी, हम भी कर्मचारी चाहे 10-50 से कर्मचारी हैं तो उसमें 5 ही 6 बढ़िया होंगे, लेकिन 5
पाची की वजह से तो देश चल रहा है। देखिए शोषण हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है। शोषण किसी का होता नहीं है, ठीक है। शोषण हमारे व्यवहार पर, ऐसा नहीं है कि हम आपका शोषण कर रहे हैं तो इसमें आप खराब हैं। मैं खराब हूँ, मैं शोषण करता हूँ ना तो मैं खराब हूँ, ये नहीं कि आप खराब हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है। शोषण का मतलब ये होता है ना, शोषण कोई अधिकारी है वो शोषण कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि जिसका शोषण कर रहा है वो खराब है, मैं खराब हूँ उसमें, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे पास पावर है इसलिए मैं शोषण कर पा रहा हूँ, तो उस पावर को हटाना पड़ेगा आपको। ये सब चीजें, हालांकि आज ये बात कर रहे हैं हम संविधान की, तो ये सब चीजें संविधान में है, लेकिन वही जानकारी हमको नहीं है। शोषण कब होगा? जब हम जानकार नहीं होते, ठीक है। सबसे बड़ा कारण यही है, आज भी यही हो रहा है। जहाँ पर भी जानकारी नहीं है, जिसको जानकारी नहीं है उसी का शोषण होता है, ठीक है। ये उसमें कास्ट में भी ये डिपेंड नहीं करता है कि लोअर कास्ट का है कि बड़ा कास्ट का है। शोषण किसी का भी हो सकता है अगर उसको जानकारी नहीं होती है। अगर जिस दिन उसको जानकारी हो जाएगी, अगर जिस दिन वो अड़ जाएगा कि मैं इसको हटा के रहूंगा, तो उस दिन जो पदाधिकारी है या जो बड़ा अधिकारी है उसको मालूम चल जाएगा कि अब मेरी खटिया खड़ी हो गई है। तो जानकारी बहुत जरूरी है, और एक्सपीरियंस जो होता है ना, एक्सपीरियंस खुद से आता है। ये भी आपको कोई बता देगा, भाषण दे देगा, ये मत सोचिए कि आपको समझ में आएगा। जब आप देखेंगे, 10 लोग को देखेंगे कैसे कोई क्या है, वहाँ से जो भी आपको एक्सपीरियंस मिलता है ना, वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। हमने काम किया है लोगों के साथ, सामाजिक न्याय के लिए हमने लड़ाई लड़ी है। एक कामरेड के रूप में हमने विगत कुछ वर्षों में लगातार काम किया है। भारत के जो हाशिए पे खड़ा व्यक्ति है उसके लिए हमने लड़ा है। जात, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय, भाषा सबसे ऊपर उठ के मैंने उन लोगों के लिए लड़ा है। लड़ना कर्तव्य होना चाहिए। केवल स्वयं के लिए लड़ना आसान है, हर कोई लड़ता है, आप भी लड़ रहे हो, आप भी लड़ रहे हो, सब लड़ रहे हैं। लेकिन स्वयं को हम संकुचित कर लेते हैं, उस स्वयं के अर्थ को संकुचित भाव में लेते हैं। स्वयं मतलब स्वार्थ, खुद का स्वार्थ। सच तो ये है कि जिस व्यक्ति को स्वयं का बोध हो जाए उसको व्यापकता का बोध होता है, सर्वस्व का बोध हो जाता है। मैंने उनके लिए काम किया, ऐसे लोगों के लिए काम किया, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसे लोगों के लिए काम करना चाहिए। हमारे लिए हर कोई काम करने को तैयार, आपके पास पैसा हो, सारी चीजें हो, हर कोई आपके साथ खड़ा होगा। उनके साथ कोई व्यक्ति खड़ा होना नहीं चाहता है। मैंने कभी भी राजनीति नहीं की, मैंने हमेशा राष्ट्रनीति की बात की, और आगे अगर मौका मिला, करने का अवसर मिला, जब तक जीवन है तब तक हम चाहते हैं कि हमको राजनीति करने का मौका मिले, अवसर मिले, और हम करेंगे। जरूरी नहीं है कि किसी पद पे होना। आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप नहीं बन पाए, तो वो एक जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। बहुत छोटी सी बात बता रहे हैं, सिपाही नहीं बन पाए, कांस्टेबल नहीं बन पाया, तो वो जीवन का छोटा सा हिस्सा है, जीवन नहीं है आपका। वो आपका जीवन ये नहीं बताएगा कि ये जीवन के परिप्रेक्ष्य में आपने ये नहीं कर पाया तो आप असफल हो गए। नहीं, आप कांस्टेबल की परीक्षा में असफल होंगे, जीवन की परीक्षा में नहीं। जीवन बहुत बड़ा है, कि जीवन का छोटा सा आयाम, बहुत छोटा सा हिस्सा है नौकरी। नौकरी पीएम मोदी नहीं करते हैं, नहीं करते, लेकिन फिर भी जितने लोग नौकरी करते हैं कार्यपालिका के अंतर्गत, न्यायपालिका, सब इनके अंदर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सब इनके अंदर काम करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? नौकरी नहीं करते। आप केवल कर्तव्य परायण बनिए, जो आपके कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का निर्वहन करिए। कोई काम छोटा बड़ा नहीं। आसान लगता है, किसी को लगता है कि महिलाएं खाना बनाती हैं उसका मजाक बनाया जाता है, आसान है, बहुत बड़ी बात होती है। हमारे घर की माँ बहनें अगर खाना न बनाए, आप केवल पैसे खा के जीवित रह लेंगे? नहीं रह पाएंगे, कभी नहीं रह पाएंगे। उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। आप अगर किसी भी सर्वोच्च पद को प्राप्त करते हैं तो खाना बनाना भी एक कला है, खिलाना भी एक कला है। तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं, वो कर्तव्य परायण। आप अपने कर्तव्यों को छोटा बड़ा ना समझिए। कोई भी कर्तव्य करते हैं तो आप छोटा बड़ा नहीं। हमारे समाज में दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से शिक्षा में गिरावट दर्ज की जा रही है, देखी जा रही है,
उसका कारण ये शिक्षा ही है। शिक्षा ज्ञान परक, मूल्य परक नहीं रह गई, शिक्षा केवल अर्थ परक रह गई है। जॉब के लिए शिक्षा करनी, जॉब होता क्या है, कोई बताएगा हमको जॉब क्या होता है? जॉब की हिंदी क्या होती है? क्या होती है जॉब की हिंदी? नौकरी, केवल नौकरी। जॉब के बाद भी तो कर्तव्य ही बनता है, आपके कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं। तो जॉब के पहले या जॉब के बाद आप कर्तव्यों का निर्धारण करते रहिए। एक आईएएस जीवन में कितने आईएएस बनाता होगा? एक आईएएस जीवन में कितने आईएएस का निर्माण कर सकता है? एक भी नहीं, एक भी नहीं। एक शिक्षक हजारों, उसकी श्वास जब तक चलती है हजारों आईएएस बनाता है। खुद के सपने पूरा करना आसान है, किसी दूसरे के सपने को पूरा करिए, उसके लिए लगिए, ये बहुत बड़ी बात है। और जो गणतंत्र के बारे में सर ने बताया, बहुत बेहतर बताया। यह गणतंत्र सच में, जब भारत में स्वतंत्रता मिल रही थी 15 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 की रात लोग इसलिए प्रसन्न नहीं थे कि स्वतंत्रता मिल रही है, हमें अंग्रेजी हुकूमतों से छूट मिल रहा, नहीं। कुछ लोग इसलिए खुश थे कि आज वह अपनी गुलामी की दास्ता से दूर हो जाएंगे। महिलाओं को यह बात की खुशी थी कि अब वो पति उनके ऊपर दास्ता नहीं कर पाएगा। किसान इसलिए खुश था कि जमींदार, इस बात की खुशी नहीं थी कि देश आजाद हो रहा है, वो इस बात से खुश थे कि अब देश में एक विधान होगा, एक कानून होगा, जिससे उनको इस मुल्क के अंदर जो दास्ता भरी जीवन जीना पड़ता था उससे वो स्वतंत्र होंगे। इस बात की स्वतंत्रता मनाई जा रही थी। क्या आज सच में गणतंत्र ने अपने जो लक्ष्य थे, वांछित लक्ष्य, उसको प्राप्त कर लिया इन 75 सालों में? क्या आपको लगता है कि गणतंत्र सच में 75 सालों में यह देश जो वांछित लक्ष्य रखा था वो वांछित लक्ष्य मिल गया उसको? आज भी नहीं मिला। आज भी भारत में दो तरीके के भारत को पाला जाता है, वो आप लोग देखते होंगे, समझते होंगे। देखिए, जिसका सबसे सटीक उदाहरण सर ने बताया, हम कहते हैं आप देखिए आपके प्राथमिक स्कूलों में क्या बच्चा वहां शिक्षा के लिए जाता है? आज भी जिस देश में भूख मिटाने के लिए विद्यालय जाया जाता हो, उस देश की शिक्षा का स्तर मापा जा सकता है। क्या इस देश के लिए देश के लाखों वीरों ने, नौजवानों ने अपनी कुर्बानी दी थी ऐसे गणतंत्र के लिए? क्या ये गणतंत्र है? अगर ऐसा गणतंत्र है तो मैं ऐसे गणतंत्र पे थूकता हूं, और गणतंत्र के ऐसे संकुचित गणतंत्र को मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा। सच में ये 75 सालों में गणतंत्र ने अपने मूल उद्देश्य की प्राप्ति से भटक चुका है, ये पूरा गणतंत्र। आज भी जब भी चुनाव होगा, आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव, हमारा नैतिकता हम सब भूल जाएंगे। फिर हम बातें किस पे करेंगे? कोई रोजगार पे बात नहीं करेगा, कोई भुखमरी पे बात नहीं करेगा, ठंड में मर रहे लोगों पे बात नहीं होगी, शिक्षा पे बात नहीं होगी। किस पे बात होगी? बातें किस पे होगी? बातें होंगी धर्म की, जात की, संप्रदाय की, भाषा की। देश में लोगों को लड़ाया जाएगा। आज भी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो, आज भी राजनीति का मुख्य उद्देश्य है। और राजनीति जब तक इस उद्देश्यों पे पूर्ति होती रहेगी, उनके हितों की पूर्ति होती रहेगी, उनकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होती रहेगी, तब तक सच में गणतंत्र कभी भी अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा आने वाले और 75 सालों में। और उसका प्रमुख कारण है हम और आप। हमें बोध तो है, हमें नैतिकता तो है, लेकिन जैसे ही हम, जो हमारे पास सबसे बड़ा अधिकार है मतदान, जैसे उस अधिकार का, उस मताधिकार का प्रयोग करने जाते हैं, फिर से हमें हमारे पैरों में, हमारे दिमागों में एक झंझनाहट सी आती है और हम फिर से संकुचित हो जाते हैं कि नहीं, हम अपने जात के वर्ग के व्यक्ति को वोट देंगे, हम अपनी भाषा, जो हमारी भाषा की बात करेगा हम उसको वोट देंगे, हमारे राम की जो बात करेगा हम उसको वोट देंगे, जो हमारी अल्लाह की बात करेगा हम उसको वोट देंगे, जो वाहेगुरु की बात करेगा हम उसको वोट देंगे। कब तक बात करेगा वो?
केवल उन चुनावी सभाओं में, केवल उन चुनावी सभाओं में उसकी बातें। वाहिगुरु, क्या तुम्हारे वाहिगुरु इतने संकुचित हैं, हमारे राम इतने संकुचित हैं कि केवल चुनाव में आता है, चुनाव के समय हो राम, इतने संकुचित भाव है हमारे राम के? क्या ऐसे रामराज की परिकल्पना थी? ऐसा था राम राज्य? ऐसे रामराज नहीं था। आप लोग इस गणतंत्र के प्रभावी गण हो। आप अपने देश की दिशा दशा दोनों तय करिए, और तय करने से पहले देश के विकास को प्राथमिकता दीजिए। राम विकास में विनाश नहीं हो सकते। जो अपनी पत्नी का त्याग कर सकता है राष्ट्र के लिए, उस राज्य के लिए, वो राम राज्य है, वो राम राज्य है। जिस देश में एक भाई अपने भाई के लिए, जिसके सिंहासन पे खड़ाऊ राज करे 14 वर्षों तक, वो राम राज्य है। यहां तो 1 मिनट के लिए कोई कुर्सी पे छोड़ दे, बीमार हो जाए, उसकी छवि धूमिल करना शुरू हो जाती है कि कैसे उसकी कुर्सी पे कब्जा कर लिया जाए। हमको आपस में लड़ाया जाता है, बैर पैदा किया जाता है। कल आप लोगों ने देखेंगे, जैसे उनकी अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति की बात होगी, 2 विचारधाराएं एक विचारधारा बनते हुए समय नहीं लगता। आप लोगों ने देखा होगा, लगातार देखते होंगे इस राजनीति में 2 ध्रुव, जो 2 ध्रुव हैं, जिनमें कभी आपस में उन विचारों की कभी भी संलिप्तता हो ही नहीं सकती, उन विचारों का मेल हो ही नहीं सकता। एक राजतंत्र की बात करता है और एक प्रजातंत्र की बात करता है, वक्त पड़ता है तो कुर्सी के लिए दोनों एक हो जाते हैं। आपने देखा होगा। और ऐसे लोगों को हम वोट करते हैं, अपने मताधिकार का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो सच में अगर चाहते हो कि गणतंत्र प्रभावी हो और उस गणतंत्र में आप जैसे गणमान्य प्रभावी हो, तो अपने मताधिकार का सच में सही उपयोग करो।